नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर प्रत्युष तिवारी जी से। बता दें कि प्रत्युष तिवारी जी BIT मिश्रा बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं। तो प्रत्युष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स क्या है और इसका क्या कंसेप्ट है। चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स एक माइक्रो सेविंग्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप अनकॉन्शियसली अपने डेली UPI ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे सेव करते हैं एंड उसको आप मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स क्या कोई UPI ऐप है या कोई पेमेंट प्लेटफॉर्म है? किस प्रकार से ये पेमेंट प्रोसेसेस से लिंक्ड है? चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स एक बोल सकते हैं माइक्रो सेविंग्स ऐप है, फिनटेक ऐप है जिसमें कि आप। फिनटेक ऐप क्या होता है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, इसका मिक्सचर को फिनटेक बोलते हैं। एंड ये इसमें माइक्रो सेविंग्स के बेस में ये ऐप ऑपरेट करता है जिसमें कि आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे आप पैसे बचा देते हैं अनकॉन्शियसली। प्रत्युष जी, अगर ऑलरेडी हम गूगल पे या फोन पे यूज कर रहे हैं पेमेंट गेटवे के फॉर्म में, तो उसके साथ चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स को भी हम एज अ पेमेंट मॉड्यूल किस प्रकार से यूज कर पा रहे हैं या किस प्रकार से हम उसको लिंक कर पा रहे हैं? इसमें क्या होता है, जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक हमारा बेसिक प्रोसीजर होता है आपको ऑनबोर्ड करने का, जिसमें आपका KYC होता है, आपका वॉलेट क्रिएट होता है एंड आपका मैंडेट होता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप कोई भी पेमेंट का प्लेटफॉर्म हो जाए, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे या डिफरेंट जो भी आपका पेमेंट गेटवे, आप वहाँ से पेमेंट करते हैं UPI पेमेंट्स। फिर हम वहाँ से आपके जो डेबिट मैसेजेस होते हैं वहाँ से हम आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट डिटेक्ट करके फिर आपके पैसे वहाँ से डिडक्ट करना चालू कर लेते हैं। तो हमारे पेमेंट डिटेल्स चिल्लर इन्वेस्टमेंट से लिंक करने के लिए क्या हमें चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स ऐप में अपने अकाउंट डिटेल्स डालने होते हैं या फिर चिल्लर इन्वेस्टमेंट ऐप को किसी UPI ऐप से लिंक करना होता है? किस प्रकार से हमारे पेमेंट डिटेल्स को वो चिल्लर इन्वेस्टमेंट ऐप एक्सेस कर पा रहा है? उसमें क्या होता है कि आपको किसी ऐप से लिंक नहीं करना है, ना ही आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है। एक स्टैंडर्ड KYC प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपने पैन कार्ड के थ्रू अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं एंड देन क्या होता है, हम UPI मैंडेट सेटअप करते हैं जिससे कि आपके जो डेली ट्रांजैक्शन से जो आपके अमाउंट सेव होता है वो हम डिडक्ट कर पाए। एंड जो आपका अमाउंट सेव करने की बात रही कि उसको ऐप को कैसे पता चल रहा है आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, तो आपका जो बैंक से मैसेज आता है ना कि आपने इतना अमाउंट UPI के थ्रू पे किया, वहाँ से हम वो अमाउंट डिटेक्ट करके फिर हम राउंड अप के थ्रू पैसे फिर वो डिफरेंस अमाउंट को सेव करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी चीज के लिए कोई चीज खरीदनी है तो आपने 58 रुपीज का वो सामान है, आपने 58 रुपीज खरीदा, तो वो राउंड ऑफ होके 60 रुपीज में जाएगा और 58 ही आप पे करोगे, लेकिन रेस्ट 2 रुपीज जो है वो आपके चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स जैसे गुल्लक में सेव हो जाएंगे, राइट? 52 रुपीज भी है तो रेस्ट 8 रुपीज वो आपके चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स के गुल्लक में सेव हो जाएंगे ऑनलाइन, जिसको आप यूज कर सकते हो। आपने कहा प्रत्युष जी कि ये जो आप हमारी पेमेंट्स हो रही है इसको हमने ये चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स रीड कर रही है UPI मैंडेट के थ्रू। UPI मैंडेट क्या है और किस प्रकार से UPI मैंडेट इसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है? UPI मैंडेट एक फीचर है UPI पेमेंट्स का ही, जिसमें कि आप फ्रीक्वेंट पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन हम किसी ऐप का लेते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया जैसे आज की डेट में, तो हम उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हम UPI मैंडेट के थ्रू वो मंथली पैसे डिडक्ट कर सकता है। तो हम उस ऐप को परमिशन देते हैं कि आप मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट आप डेली डिडक्ट कर लीजिएगा, और डेली मंथली बेसिस जो भी आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंडेट के थ्रू हम अपने ऐप में क्या करते हैं, हम डेली जैसे ही आपका डे एंड होता है तो हम जो भी आपका अमाउंट सेव हुआ डेली का सम अप होके उतना अमाउंट हम आपके अकाउंट से डिडक्ट करके अपने वॉलेट में सेव कर देते हैं। चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स में आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट फोकस ग्रुप्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से टारगेट रहता है? चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स का जैसे कि हमने हमारा जब जो कंसेप्ट है एंड हमने जो रिसर्च की थी एंड सर्वेज वगैरह को कंक्लूड करके हमने ये डिसाइड किया कि हम जेनजी, जो आज की डेट में जेनजीज एंड मिलेनियल्स स्पेसिफिकली बताया तो 18 से लेके 33 इयर्स का जो एज ग्रुप है वो हमारा मेजर टारगेट है। तो क्यों आपने यूथ्स को ही टारगेट किया, किसी और एज ग्रुप को क्यों नहीं? यूथ्स को टारगेट करने का रीज़न ये था कि जो सर्वे से हमने ये चीज़ निकाली कि जो स्टूडेंट्स हैं, मोर स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और जो यंगस्टर्स हैं, ये वाला 22 से लेके 27 या 33 का एज ग्रुप, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है टूवर्ड्स
इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स रादर देन जो एल्डर एज ग्रुप है ये लोग, एंड उनके साथ जो मेजर इशू आ रहा था वो यही था कि वो पैसे अलग से निकाल नहीं पाते इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपने उनको एक तरीका बता दिया, उनको एक छोटा सा तरीका बता दिया कि आप माइक्रो सेव करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के आप उसको एक लार्ज सम बना सकते हैं। आपने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से पहले, चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्च करने से पहले एक अच्छा खासा सर्वे कंडक्ट किया, जैसे कि अभी आपने बताया। हाँ। तो इस सर्वे को आपने किन किन जगहों पे कंडक्ट किया और साथ ही क्या रिजल्ट और आउटकम निकल कर आया इस सर्वे का? इसमें मेजरली हमने किया हमारे जैसे टारगेट ऑडियंस आपको बताया, तो हमने वही एरियाज चूज़ किए जहाँ पे हमारे टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे रांची में हमने किया तो लॉ यूनिवर्सिटी, एमिटी, IIM रांची एज वेल एज BIT मेसरा, यहाँ हमने किया। हम बैंगलोर में थे तो वहाँ भी हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में किया था, RVC में किया वहाँ पे सर्वे, एंड दिल्ली में DU के कुछ कॉलेजेस में। और फिर अदर एरियाज जैसे रांची के हो गए न्यूक्लियस मॉल, मेन रोड, सुजाता चौक, ये सारे एरियाज में भी हमने जाके 1-on-1 लोगों से सर्वे किस चीज़ का किया आपने? हमारे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्या आप UPI ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। फिर उसमें कुछ एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप अभी चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बट आप इच्छुक है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या कारण हो सकते हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से फिर उस सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। फिर ये था कि एक क्वेश्चन था कि आप एक बार में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। वहाँ से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि नहीं फेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में। हाँ, तो इन सभी सर्वे का क्या आउटकम निकल कर आया? इसका आउटकम यही निकल के आया कि मेजॉरिटी जो एज ग्रुप था जिनको इन्वेस्ट करना था बट उनको मेन दिक्कत आ रही थी कि वो फंड्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे, वो हमने कलेक्ट किया वहाँ से कि 18 से 27-33 वाला जो एज ग्रुप है। इसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया अपनी स्टार्टअप में? इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया कि जो एक होता है स्टार्टअप जब आप कर रहे हैं तो आप एक एज ग्रुप डिफाइन करते हैं कि हाँ ये लोग तो मेरे मेजर फोकस है। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हाँ यूथ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है नई चीज़ों को लेके, नई टेक्नोलॉजीज को लेके, तो ये चीज़ अगर हम उनको बताते हैं तो वो काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको यूज़ करने के लिए। फिर उनको बताया गया एक्चुअली, एंड देन उनका इंटरेस्ट दिखा एंड वो यूज़ भी कर रहे हैं। यूथ्स को इसमें किस प्रकार से जो एक छोटा सा अमाउंट वो लोग सेव करते हैं, ये चिल्लर के फॉर्म में, गुल्लक में अपने सेव करते हैं चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स में, तो इस अमाउंट को कैसे आगे इन्वेस्ट करना है और एक छोटे से अमाउंट को वो लोग काफ़ी बड़ा स्वरूप दे सकते हैं, इसके बारे में आप उन्हें कोई गाइडेंस या कोई नॉलेज, कोई ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, हमारे ऐप में किस प्रकार से? हाँ, हमारे ऐप में जैसे मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। बिगिनर लेवल में हम उन्हें काफ़ी हद तक जैसे स्टॉक मार्केट के टर्म्स हो गए, PE रेशियो, डिविडेंड्स एंड डिफरेंट टर्म्स, उनको ग्राफिकली हम उनको समझाते हैं कि वो एक इजी वे में पढ़ के समझ जाएं कि ये चीज़ होती क्या है। देन न्यूज़, जो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, वो न्यूज़ एकदम टाइमली उनके पास उनके ऐप में वो उनको दिखा दी जाती है। फिर अगर उनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि हमें अच्छे से किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड वीडियोज़ का वहाँ पर रेफरेंसेज रहते हैं, वो वहाँ से उधर उन पे रेफर करके वो काफ़ी हद तक नॉलेज ले सकते हैं, ताकि उनके पैसे एक बेहतर जगह पे इन्वेस्ट हो पाए और बेहतर रिटर्न मिल सके। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं आपके कि आपने यूथ्स को स्पेसिफिकली टारगेट करा है? कुछ तो रीजंस रहे होंगे आपके माइंड में कि आपने यूथ्स को स्पेसिफिकली टारगेट करने का सोचा, कुछ वाइडर रीजन या कुछ वाइडर माइंड थॉट? इसमें मेन रीज़न था, जो सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए है कि ये एक्चुअली हम फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम, ओके, इंक्लूडिंग मिलेनियल्स एंड जेनजीज। तो हाँ, तो इसमें था कि जो मैं हो गया, मेरे फ्रेंड्स हो गए कॉलेज में, एंड डिफरेंट कॉलेज के भी फ्रेंड थे, मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं, वो सब यही चीज़ फेस कर रहे थे कि यार इन्वेस्ट तो करना है बट वो मनी वाला इशू आ जाता है। मतलब यही जनरेशन था जो फेस कर रहा है, बाकी किसी को पड़ी नहीं, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि पढ़ी नहीं है, बट हाँ ये लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, क्योंकि हम जब कॉलेज में आते हैं। तो आपको क्या लगा कि ये लोग बेहतर कर सकते हैं या फिर ये लोग ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी को, जो बोला जाए माइक्रो सेविंग्स वाला, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं एज कम्पेयर टू एल्डर जनरेशन। वो अभी भी लाइक कैश वगैरह पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू यंगर जनरेशन। कब और कैसे माइंड में आया कि ऐसा कुछ शुरू करना है? ये आइडिया जनरेशन के पीछे की आपकी स्टोरी कैसी रही, क्या रही? ये स्टार्ट हुआ लाइक सबका एक स्पॉट होता है ना कॉलेज में बैठने का, कि हम यहाँ जाके चिल करे, खाने जाते हैं या बैठने जाते कॉलेज की शॉप वगैरह में। तो 2 शॉप थी,
एक शॉप में हमने नोटिस किया कि हम बिस्किट लेते थे, तो वो 30 की वो बिस्किट दे रहा है एंड दूसरी शॉप वाला 28 की दे रहा है, बट हमारा तो वो उतना कंसर्न नहीं होता था कि यार 2 ही रुपए का बात है, इसी से ले लेते 30 वाले से। बट वही चीज़ जब हमने धीरे धीरे सोचा बैठ के कि यार अगर 2-2 रुपये ही बचाया जाए, डेली मैं 5 बिस्किट के पैकेट्स ले रहा हूँ तो 10 रुपये वो बन रहे हैं और वो मंथली में 300 रुपये तक सेव कर पा रहा हूँ। तो वो एक तरीका निकला कि हाँ यहाँ से ये चीज़ को कहीं यूज़ कर सकते हैं, और वो 300 बचा है तो उसको कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट भी तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से फिर वो आइडिया ब्रश अप होकर एक फाइनल ये बना चिल्लर इन्वेस्टमेंट। ये तो आपने स्टोरी बताई अपने आइडिया जनरेशन की। हम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इन सभी आइडियाज को, ये जो स्पॉट्स पे आपको मिले, इन सभी आइडियाज को एकत्रित करके उन्हें एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप किस प्रकार से लेकर गए? इसको सबसे पहले तो जैसे आइडिया आया, अपने सबसे पहला काम करते अपने दोस्तों को बताया। ओके, उनको बताया, उनको फर्स्ट स्टेप यही रहा था। फर्स्ट स्टेप तो यही था कि दोस्तों को बताया। फिर मेरे तो 2 दोस्त थे जो कि काफ़ी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप को लेके मतलब इंटरेस्टेड है, वो उनका मन ही था कि हमें करना है। तो वहाँ से हमने डिस्कस किया, फिर अपने और दोस्तों से किया जो मतलब ये हो गए क्लासमेट्स हो गए, उनसे बात की। प्रॉब्लम सबको ये चीज़ आ रही थी। फिर हमने अपना ये जो था एरिया लाइक उसमें और एक्सप्लोर किया, डिफरेंट एज ग्रुप से बात की। वहाँ पे हम एक एक्चुअली हमें ये पता चला कि लोग, हाँ नॉट स्पेसिफिक कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वहाँ से जब आया फिर हमने बात की, फिर टीम बनाई कि अच्छा इस पे काम किया जाए। देन टीम बना के हमने फिर इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी एंटरप्रेन्योर काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है इससे पहले कि लोग उसके कंसेप्ट को समझे, उसे एक्सेप्ट करे। तो क्या आपने भी अपने कंसेप्ट को लाने से पहले कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी लोगों के बीच? हाँ, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे। जैसे कि कुछ हम जानना मतलब चाहेंगे। ओपिनियन रहता है, लाइक लोगों के डिफरेंट ओपिनियन रहते हैं हर चीज़ पे। तो सबसे पहला चीज़ था कि हम जब किसी से बात कर रहे तो कुछ तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे थे, बट रही बात जो सीनियर एज ग्रुप, वो हमें बहुत ये बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ है, कोई काम की तो नहीं आपका है। तो टारगेट ही नहीं था सीनियर एज ग्रुप, फिर आपने सीनियर एज ग्रुप को क्यों मतलब इंक्लूड किया? इनिशियली जैसे जब हम सर्वे कर रहे थे ना, उस टाइम ओके, का बात ओके। है, तो तब हम उनसे भी इंटरेक्ट करते थे, तो वहाँ से हमें काफ़ी हद तक नेगेटिव ये चीज़ मिला कि ये चीज़ वो नेगेटिव हाँ कमेंट्स, ओके। नेगेटिव कमेंट्स की ये चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, कि हाँ वो बिलीव करते कि हम कैश पे वो करेंगे एंड दे आर गुड विद दैट। वहाँ से मिला। देन जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर्स थे, हमने उनका भी रिसर्च किया। वहाँ से हमें पता चला कि ये जो मार्केट है ये उतनी बड़ी मार्केट नहीं है, इसमें भी मार्केट प्रॉपरली क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक वो चैलेंज था एंड उसको ध्यान में रखते हुए हम फिर इसमें एंट्री लिए एंड अभी उसको ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या कुछ चैलेंजेस आप अभी भी फेस कर रहे हो इस बिजनेस को रन करते के दौरान? इसको रन करते के दौरान एक मेजर चैलेंज यही है कि यूज़र को मैं कैसे इस ऐप के लिए एकदम फ्रेंडली बनाऊंगा। लाइक जैसे अभी हम फ़ोन पे या फिर कुछ भी यूज़ करते तो हम ये नहीं बोलते मैं यूपीआई पेमेंट कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, मैं जीपे कर रहा हूँ या मैं पेटीएम कर रहा हूँ। तो यही चैलेंज है कि इसको बनाने के मैं चिल्लर यूज़ कर रहा हूँ, मैं चिल्लर लगा के पैसे बना रहा हूँ। ये इस तरह का माइंडसेट उन पे डेवलप करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स नाम अपने आप में ही काफ़ी अलग साउंड हो रहा है, तो चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स नाम आपके माइंड में कहाँ से आया? क्या सोच रही चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स नाम रखने के पीछे आपके? ये वही पुराना तरीका, यूपीआई के पहले हम जब कैश में पेमेंट करते थे तो जैसे 58 रुपीज़ होता था तो वो हमें कुछ चेंज वापस करता था, तो वहाँ से नाम तो निकला। हम लोग कैश ही पेमेंट करते होंगे, आपका पता नहीं मुझे। कैश ही पेमेंट करते थे, तो वहाँ से वो नाम आया कि कॉइन्स से चिल्लर। एंड उस समय आदत थी कि चिल्लर जैसे बचते थे तो हम गुल्लक में डाल लेते थे, तो वहाँ से बचाते थे पैसे। तो उसी तरीके से फिर ये वॉलेट आया, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना था, तो उसको एक कलेक्टिवली फिर हमने मिला के चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स नाम बनाया। मान लीजिए कि अगर डेली एवरेज का, डेली मल्टीपल राउंड अप्स के बाद अगर हम एक डेली एवरेज में 20 रुपए भी डेली बचा रहे हैं तो साल के हमारे 7200 रुपए बच रहे हैं। हाँ। तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि उन पैसों का एक अच्छा यूज हो सके, उन पैसों से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको मैं ऐसे, जैसे अगर हमारे ऐप के थ्रू देखा जाए तो जो भी यूज़र है वो इतने पैसे सेव कर रहा है, उसको उससे रिलेटेड काफ़ी हद तक नॉलेज मिलेगी डिफरेंट मार्केट्स की। तो जैसे कि उसने अगर सोचा कि मैं इसको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाऊंगा, तो उसको काफ़ी हद तक उसको टर्म्स वगैरह पता चल गए, उसको मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, कुछ ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो सब उसने एनालाइज़ किए। एनालाइज़ करके फिर ये कंक्लूड किया कि अच्छा मैं ये पैसे यहाँ लगा सकता हूँ। तो क्या हुआ इससे कि उसके पास एक फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप हो गई। जब उसके पास नॉलेज हो गई तो वो पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है एंड वो पैसे को
मल्टीपल एक्स टाइम्स ग्रो कर सकता है। ओके तो अगर हम बात करें इस पैसे को मल्टीपल एक्स टाइम्स ग्रो करने की, एक छोटे से अमाउंट को बड़ा स्वरूप देने की, तो उसमें आप किस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हैं? अभी आपने बताया कि आप गाइडेंस भी देते हो, ट्रेनिंग भी देते हो, तो किस प्रकार से आप उनकी हेल्प करते हो, ये दिखाते हुए कि एक छोटा सा अमाउंट जो आपने चिल्लर्स से इकट्ठा किया था उसको आप एक बहुत बड़ा स्वरूप दे सकते हैं? किस प्रकार से आप मदद कर पाते हैं? इसमें मेन तो कंसेप्ट यही है कि आप स्लोली आपका पैसा बढ़ेगा, छोटा छोटा अमाउंट बढ़ेगा। ऐसे बड़ा अमाउंट ही आपका कलेक्ट हो गया, आपको पता है कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट है या फिर बाहर के भी मार्केट हो सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए या एफडीज वगैरह भी हो गई, या फिर यूएस स्टॉक्स को ले लिया जाए, तो आपको जब इस चीज़ का नॉलेज होगा ना, एंड आपके पैसे आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि कितना अच्छे जाएगा, तो जब आपको इस चीज़ की नॉलेज आ गई, देन आप उसको आगे इन्वेस्ट करके उसको बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। एंड मेजॉरिटी हमारा फोकस पैसे बड़े करना नहीं है, ये है कि आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो एक हद तक इतना हो जाए कि आप अपना मनी अच्छे से मैनेज कर पाएँ। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल आपने क्या रखा है? हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है उसमें मेजॉरिटी पार्ट ब्रांड डील्स एंड एड्स वगैरह एड से आता है, एंड एडिशनली हम ब्रांड कोलैबोरेशंस भी करते हैं, जिसमें ब्रांड्स हमारे यूजर्स को हम ऑफर दिलवाते हैं ब्रांड के थ्रू, एंड वहाँ ब्रांड्स के पब्लिसिटी होती है हमारे ऐप में। एक ये हो गया। दूसरा हमारा रेवेन्यू सोर्स ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अदर सर्विसेज है, जैसे कि रिचार्ज, आपका बिल पेमेंट हो गया, तो आप जब हमारे ऐप के थ्रू ये करते हैं तो हम एक नॉमिनल सी प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं, वो एक सेकेंड हमारा रेवेन्यू सोर्स है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का भी कोई आपने रखा है रेवेन्यू के लिए कि लोगों के पैसे वो खुद ना इन्वेस्ट करके आप ही उनके बिहाफ में इन्वेस्ट कर दे रहे हो? हाँ, ये चीज़ हमारे में फ्यूचर प्लान में है हमारे, ये हम अपने नेक्स्ट अपडेट में इसको लॉन्च करेंगे, एंड देन वहाँ पे भी एक हमारा रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा कि हम उसकी छोटी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करेंगे। ओके फिलहाल में आपके माध्यम से, आपके स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप से एक अर्निंग हो पा रही है? टोटल 6 लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें कि 4 हम मेरे को इंक्लूड करके 4 फाउंडर्स हैं एंड 2 इंटर्न्स हैं। तो जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होता है? बी इट योर पार्ट टाइम वर्कर्स, फुल टाइम एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स जो भी हैं। तो इसमें मेजरली जो 2 इंटर्न्स हैं हम उनको सैलरी बेसिस में रखे हैं, मंथली उनको सैलरी पे करते हैं, एंड फिर जो बिजनेस ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस है वो सब हटा के जो प्रॉफिट बचता है वो हमारे फाउंडर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। Okay. हम आपसे जानना चाहेंगे कि माइक्रो सेविंग्स के माध्यम से पैसे अनकॉन्शियसली बचाना और फिर उसको बचाकर एक बड़ा स्वरूप देना, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? और आपका ये जो चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? इसको तो मैं एक बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ माइक्रो सेविंग्स को, क्योंकि अगर अनकॉन्शियसली मैं थोड़े थोड़े पैसे मेरे अकाउंट से कट के वो एक सम कलेक्ट हो पा रहे हैं, तो उसको मैं कहीं भी, जैसे जहाँ भी मेरे को ज़रूरत है, जैसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट करना है अगर मुझे वो पैसा, या मुझे लेट्स से एज अ कॉलेज स्टूडेंट मंथ एंड में ज़रूरत है, तो मैं पैसे निकाल सकता हूँ। तो आपके पास लाइक एक सेकेंडरी सोर्स रहेगा कि हाँ मेरे पैसे अगर है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट अपना पेमेंट्स वगैरह की, एक्सपेंसेस किए, तो वो पैसे थोड़े से बच सकते हैं, एंड वो बचे पैसे को मैं फिर इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं थोड़े थोड़े अमाउंट, जैसे आपने बताया था 20 रुपीज़ अ डे, 600 रुपीज़ एक महीने का वो हो गया, वो 7200 साल का, 7200 साल का, वो 7200 साल का अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे को अलग से दिखेगा कि मेरे पास हाँ, इतना अमाउंट सेविंग्स के पार्ट में है, हाँ, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ है। प्रत्युष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं स्टार्टअप्स को लेकर, स्टार्टअप्स को अपग्रेड करने को लेकर, तो उनमें से किसी योजना का आपको लाभ मिल पाया है अभी तक? सरकार की योजना का तो लाभ नहीं, बट हाँ उनके जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे हम, उनमें से एक था IIM बैंगलोर का NSR सेल, जहाँ पे हम इंक्यूबेट हुए थे इसी साल जून के महीने में, एंड वहाँ उसका लाभ हमने उठाया। टीम बिल्डिंग एंड प्लानिंग का क्या रोल प्ले होता है किसी भी स्टार्टअप को ग्रो कराने में? वो तो बहुत अगर स्टार्टिंग के स्केल में देखा जाए स्टार्टअप का, तो आप टीम बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वही चीज़ आपके स्टार्टअप की ग्रोथ के पेस को डिसाइड करती है। एंड टीम में भी सबका अगर विजन हो कि हाँ वी हैव टू डू समथिंग बिग, तो वो अगर वैसी टीम हो एक विजन के साथ विथ अप्रोप्रिएट स्किल्स, तो वो टीम बहुत आगे जाती है। जैसे अगर देखा जाए कि एक टेक ऐप है, मान लीजिए फिनटेक ऐप हमारे जैसा, तो उसमें एक टेक्निकल बंदा जो कि आपका ऐप डेवलप करे, एक मार्केटर, एक ऑपरेशंस को जो मैनेज कर रहा है, ये 3 लोग अगर हैं तो वो टीम काफ़ी हद तक आगे
स्केल कर जाएगी। आप लोग कुल मिलाकर 4 को फाउंडर्स हैं स्टार्टअप में, तो कितना जरूरी है को फाउंडर्स का होना? क्या एक एंटरप्रेन्योर सारी चीजें एंड पूरा स्टार्टअप खुद से अकेले संभाल सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें सबकी राय अलग हो सकती है। तो हम आपकी जानना चाहेंगे। मेरी राय ऐसी है कि को फाउंडर्स का रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी मल्टीपल काम तो नहीं कर पाएगा। एंड को ऑन अ फाउंडर्स लार्ज स्केल है। ऑन अ लार्ज स्केल को फाउंडर्स के रहने से ये होता है कि लाइक सबके पास विजन रहता है वही चीज़ कि हमें इसको बड़ा करना है, एंड आप अलग अलग सेक्टर्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे चिल्लर का देखा जाए तो मैं हूँ, मेरे फेलो टीममेट्स हैं, अलग अलग रोल डिफाइंड है सबके, तो सब अपने स्पेसिफिक रोल पे काम करते हैं विथ फुल मोटिवेशन, तो वो चीज़ स्केल अप बहुत इजीली हो जाती है। NSRCEL बैंगलोर के इंक्यूबेशन सेंटर के लॉन्च पैड प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए थे। ये लॉन्च पैड प्रोग्राम है क्या, और यहाँ तक आप किस तरीके से पहुँच पाए जिसके लिए आप सिलेक्ट हुए थे? लॉन्च पैड प्रोग्राम जो है ये एक स्टार्टअप्स को उनके आइडिएशन से प्रोडक्ट बिल्डिंग तक लेके आता है। ओके। तो ये इनका प्रोग्राम जो है NSRCEL का, इसमें इनका मेन वो फोकस रहता है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या आपका प्रोडक्ट है वो डेवलप करा के दे। लॉन्च पैड ने हमारे ऐसे हेल्प की कि उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया, मल्टीपल सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट बना पाए। मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट था वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अपना नेटवर्क दिया हमें, जो कि वहाँ के एलुमनाइज हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम उनसे कनेक्ट करके उसका प्रॉपर सोल्यूशंस वहाँ से हमें मिल रहे थे। एंड काफ़ी अच्छा गाइडेंस भी वहाँ से हमें मिला, जिससे कि हमने एक्सपैंड किया और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको क्लियर करके विदाउट मच टाइम रिक्वायर्ड हमने उसको सॉल्व किया एंड हम आगे बढ़ते गए। आप अपने आइडिया को लेकर NSCR बैंगलोर तक कैसे पहुँचे? हमने किस प्रकार से, क्या खुद से नॉलेज मिली, किस प्रकार से आपने अप्लाई किया? हमने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ हमें NSRCEL के बारे में पता चला। फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया तो वहाँ पता चला कि इनका एक लॉन्च पैड प्रोग्राम आता है। फिर हमने वहाँ अप्लाई किया तो ओवरऑल 1500 एप्लीकेंट्स थे, उससे ज़्यादा ही एप्लीकेंट्स थे। फिर पहला राउंड स्क्रीनिंग हुआ कि हमने अपना पिच डेक सबमिट किया था। उन्होंने हमारा आइडिया देखा, उनको यूनिक लगा, तो उन्होंने फिर हमारा पिचिंग राउंड शेड्यूल किया, जहाँ उनके मेंटर्स के सामने हमने पिच किया। उन्होंने हमारा जो भी था एक प्रॉपर बिजनेस पिच हुई, हमने पिच दिया, उन्होंने हमारा आइडिया उनको पसंद आया, देन उन्होंने हमें ऑनबोर्ड किया। फिर वो 100 डेज का प्रोग्राम था। कितने लोग टोटल ऑनबोर्ड हुए थे आउट ऑफ दोस 1500? 44 स्टार्टअप्स। 44। यू आर अमंग दोस 44? यस, वी वर अमंग दोस 44। फिर उन्होंने वहाँ से हमें फिर 100 डेज का एक प्रोग्राम था, जिसमें हमें सपोर्ट, गाइडेंस एंड एवरीथिंग मिला। ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल स्पॉन्सर्ड। NSRCEL इंक्यूबेशन सेंटर सिर्फ बैंगलोर में ही है या और भी जगहों पे हैं जिससे लोग लाभ उठा सकते हैं? जो NSRCEL है वो बैंगलोर में है, और भी इंक्यूबेशन सेंटर्स है डिफरेंट जगह में, जैसे IIT रुड़की में है वो टाइड्स के नाम से है। IIT मंडी में भी है, उनका डिफरेंट नाम है। नाम अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स के अलग अलग है, बट हाँ लाइक वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप कहीं भी उसका लाभ उठा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया में वेबसाइट में सारे मेंशन्ड है। आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 से 10 सालों में आप चिल्लर इन्वेस्टमेंट्स ऐप को कहाँ खड़ा देखते हैं, किस लेवल पे एंड किन किन सेक्टर्स में सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? अगले 5 से 10 साल में तो मैं यही चाहूँगा कि हर दूसरा यूथ, ज़्यादा बोस्ट नहीं कर रहा, बट हर दूसरा यूथ चिल्लर का ऐप यूज़ करे एंड उसको यूज़ करके वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज़ करे, जिससे कि वो अपना जो मनी प्रॉपरली मैनेज कर पाए। अक्सर हम देखते हैं प्रत्युष की जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका होता है कि पहले वो पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद कोई जॉब ऑप्ट करेंगे या उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि आप BIT मिश्रा, एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के BTech फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप अपनी पढ़ाई, एग्जाम सब कुछ साथ साथ हैंडल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ये स्टार्टअप भी इतने बड़े लेवल पे हैंडल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 सिटीज अभी फिलहाल झारखंड, बैंगलोर, दिल्ली में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये आप कुल मिलाकर किस प्रकार से हैंडल कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को? अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ, स्टार्टअप और बिजनेस को भी साथ ही साथ किस प्रकार से हैंडल कर पा रहे हैं? इसमें तो इंजीनियर से तो हमारा लास्ट डे में पढ़ाई होती है एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ से हम टाइम, वो लास्ट डे हम रिजर्व करके रखते हैं। बाकी दिन की क्लासेस हो गई, 5 बजे तक क्लासेस होती थी, 5 के बाद हम रात में टाइम निकालते थे एंड हम लोग साथ में बैठ के फिर इस पे काम करते हैं अभी भी।
कोई भी स्टूडेंट होता है किसी कॉलेज का, तो वो सोचता है कि पहले एक जॉब मतलब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाए, डिग्री ले ले, उसके बाद जॉब या बिजनेस करेंगे। तो आप हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप जैसे लोग करते हैं। तो कोई भी नया युवक, कोई भी पर्सन, कोई कॉलेज का ऑन गोइंग स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेन्युइन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? डूज में सबसे पहला चीज़ रहेगा कि अगर आपको लगता है कि वो आइडिया वर्थ इट है, आप जाके लोगों से पूछिए, सर्वे करिए एंड उससे फिर आपको मिल जाएगा कि अगर वो एक्चुअली वो आइडिया ज़रूरी है कि नहीं। एंड वंस आप उसको आइडिया को वैलिडेट कर दिया जाता है आपके ऑडियंस के द्वारा, तो फिर आप उस पर लग जाइए, आप टीम बनाइए, उस पर लग जाइए, ट्राई करिए, उसको एक्सपैंड करिए। वो डेफिनेटली अगर उसकी नीड होगी तो वो आइडिया चलेगा। इंक्यूबेशन सेंटर्स तक कैसे पहुंचे? इंक्यूबेशन सेंटर्स के तक वाया प्रिंटेड मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें वहाँ से पता चला। एंड आप स्टार्टअप इंडिया वाली वेबसाइट, स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है, आप उसके थ्रू भी काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर लिस्ट है एंड उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें इनिशिएटिव्स हैं, आपको फंडिंग्स वगैरह भी मिलती है। वहाँ से आपको बहुत हद तक नॉलेज मिल जाएगी सब चीज़ की। मतलब आपके पास एक आइडिया और आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, आप इंक्यूबेशन सेंटर्स तक पहुंचो, रेस्ट वो लोग आपको गाइड करते चले जाएंगे आगे, राइट? हाँ। प्रत्युष जी, झारखंड अपने स्टेट में, मैं बता दूं दर्शकों को कि आप मध्य प्रदेश के हैं, और ये आइडिया आपको मध्य प्रदेश में आया या झारखंड में आया? झारखंड में कॉलेज आकर आया। झारखंड में कॉलेज आकर आया। हाँ। तो झारखंड में कॉलेज आकर आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, झारखंड में ही, मध्य प्रदेश से होने के बावजूद भी झारखंड में ही आपने अपना ये स्टार्टअप क्रिएट किया, इसको पूरा स्टार्ट किया। झारखंड के इकोसिस्टम को आप किस तरीके से व्यू करते हैं? झारखंड में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से आप व्यू करते हैं? झारखंड का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लाइक एज कम्पेयर टू बैंगलोर या फिर टियर 1 सिटीज़ का, उतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी इवॉल्व कर रहा है। लाइक लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग एंड उसको वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं। एंड आई गेस ये आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा इकोसिस्टम हो जाएगा। एंड आई होप ये इस तरह से डिफरेंट है एंड आई होप कि ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव करे और मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमारी काफी भी प्रमोट यही करें। आशा है। प्रत्युष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।